मैं डॉक्टर राजकुमार आप लोगों को हिंदी व्याकरण की यात्रा कराना चाहता हूं। और हिंदी व्याकरण के संबंध में पहली बात हम लोग जान ले कि हिंदी व्याकरण कोई बहुत कठिन नहीं है अगर उसे हम क्रम से पढ़ें तब। हिंदी भाषा या कोई भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, थोड़ी सी बारीकियां इसमें देखने की जरूरत है। भाषा की सबसे छोटी इकाई देखिए, छोटी इकाई अगर पूछे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसको हम लोग ध्वनि कह सकते हैं। इसलिए कहेंगे कि कोई भी भाषा मान लीजिए बोलने से पहले ध्वनि उत्पन्न करती है, और जब ध्वनि का ही सार्थक रूप, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ध्वनि का सार्थक रूप जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है, ध्वनि का सार्थक रूप जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर ध्वनि अगर उसमें ऑप्शन है तो आपको ध्वनि मानना है। उसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण आएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए उदाहरण तौर पे हम आपको समझा रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए ए बोलते हैं तो ए ध्वनि का सार्थक रूप हो गया। उसी तरह क ख ग बोलते हैं तो ध्वनि का सार्थक रूप हो गया। लेकिन उदाहरण तौर पे अगर हम बोलते हैं वो, तो ना अ में गया ना व में गया, आपको समझ में नहीं आया कि हम हिंदी बोल रहे हैं आकि इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इसलिए ध्वनि का हमेशा ध्यान रखना ना, ध्वनि का सार्थक रूप ही वर्ण होता है। अब वर्ण के बाद जो तीसरे क्रम में आता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वर्ण का जो मेल होता है उसे हम शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को, ये क्या है, ये वर्णों का मेल है, वर्णों का मेल। शब्द क्या है, सही मायने में वर्णों का मेल है। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण दे रहे हैं कमल, ठीक है, तो क म ल तीन चीज मिला के बना, ये तीनों वर्ण है। वर्णों के मेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद और जैसे ये कमल बन गया तो ये एक शब्द है। अब शब्द के बाद जो तीसरा क्रम आता है उसके बाद आता है वाक्य, ठीक है। तो वाक्य का मतलब ये हो गया कि यह वाक्य क्या है, ये जो है कि शब्दों का मेल है या शब्दों का सार्थक समूह है। शब्दों का सार्थक या निरर्थक दोनों कह सकते हैं, लेकिन समूह जरूर रहेगा। शब्दों का मेल या शब्दों का समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण तौर पे हम लिखें राम घर जाता है। ये जो राम है अलग शब्द है, घर अलग शब्द है, जाता अलग शब्द है और है अलग शब्द है। तो ये क्या है, ये एक वाक्य है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमें हिंदी का व्याकरण समझना है, हिंदी का व्याकरण अगर हमको समझना है तो हम लोगों को तीन चीज पर विचार करने की जरूरत होती है। वह तीन चीज पे विचार क्या क्या होता है, वो तीन चीज पे विचार होता है ये कि सबसे पहले आता है वर्ण विचार, वर्ण संबंधी विचार, क्योंकि वर्णों के भेद होते हैं। उसके बाद शब्द संबंधी विचार, शब्द विचार, और उसके बाद आता है वाक्य संबंधी विचार। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसी ध्वनि का तो चूंकि ध्वनि का भेद होता नहीं है और ध्वनि काव्य शास्त्र का विषय है, तो यहाँ व्याकरण संबंधी में तीन बातें हम लोग ध्यान दें। वह क्या क्या है, वर्ण, शब्द और वाक्य। इन्हीं तीनों के संयोग से, इन्हीं तीनों के जोड़ से व्याकरण का निर्माण होता है। ये कुल मिला जुला कर कह सकते हैं कि यह व्याकरण के विभाग है। ये व्याकरण की क्या है, विभाग है। वर्ण संबंधी विचार, शब्द संबंधी विचार, वाक्य संबंधी विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि का ही सार्थक रूप या ध्वनि
का सार्थक रूप से खंडित नहीं किया जा सकता है वर्ण है। वर्णों के जो मेल होते हैं शब्द कहते हैं, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, और वर्ण, शब्द और वाक्य इन्हीं तीनों को मेल को हम लोग व्याकरण के विभाग या व्याकरण की पूरी जानकारी इन्हीं तीनों वर्णों के विषय में हमको जानकारी मिलती है। आज हम लोग हिंदी भाषा में वर्ण के विषय में जानेंगे कि वर्ण के विषय में जानेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या भेद है। हम शुरू से वर्ण पढ़ते आए हैं, लेकिन सही मायने में वर्ण की जो बारीकियां होती है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ये चेहरा है, नाक है, मुंह है, ओंठ है, जीभ है, ये सारे वर्णों को निकालने में, वर्णों को बोलने में हमारी मदद करते हैं। तो वर्णों को सही मामले में अगर देखा जाए तो वर्ण के दो ही भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, शुरू से हम लोग सुनते आए हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। यह स्वर और व्यंजन दो ही भेद होते हैं वर्ण के, ठीक है। और इन स्वर व्यंजनों के आधार पे इस स्वर का अलग अलग रूप है, व्यंजन का अलग अलग रूप है, इन दोनों में अंतर क्या है, आज इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, लेकिन हम लोग शुरू से सुनते नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग को दिक्कत करती है। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे अन्य अन्य विद्वानों ने अपने अपने विचार में वर्ण और स्वर के कितने भेद किए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग पूरा एकदम एक चार्ट बना लेंगे, छोटे छोटे चार्ट। और चार्टों में क्या करना है, यहाँ पे पहले हम लोग स्वर लिख लेंगे। स्वर में क्या है, पहला है अ, ध्यान दीजिएगा, दूसरा आ, पूरा पढ़िए, अमृत आम, इमली ईख ई, ठीक, ऐसे पढ़िए पूरा। ऊन ऊ, उल्लू ऊ, ऋषि री, एड़ी है, ऐनक है, ओखल औरत अंगूर इसे लिख लीजिए। और इसको लिखने के बाद एक अपना चार्ट बना लीजिए, एकदम बिल्कुल क्रम से, बिल्कुल एकदम नए ढंग से आप सीखने का प्रयास करिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पाठ बनाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है, इनका उच्चारण कहाँ से होता है। तो इस तरह हम लोग एक पहला भेद बना लेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। यहां आप लिख लीजिए, उच्चारण, ठीक है, के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद, ठीक है। और एक ऐसे कॉलम बना लीजिए, बन गया। अब उच्चारण कहां कहां से उच्चारण होता है, तो ये जो अ लाइन है, यह अ और आ कंठ से निकलता है, तो इसको कहेंगे हम कंठस्थ, कंठव्य, कंठ, दोनों कर सकते हैं। तो आप जो लिखना चाहें वह लिख सकते हैं, कंठय, कंठस्थ, कंठव्य, ठीक है। और इसी तरह यह आ भी वही होगा, कंठस्थ ही होगा या कंठय होगा। ये दोनों कंठ से निकलते हैं, जैसे अ आ, ये दोनों कंठ का कमाल होता है। उसके बाद जो दूसरी जो ये छोटी ई और बड़ी ई है, यह देखिए कैसे निकल रहा है, ई। ई का मतलब होता है कि यह तालु की इसमें विशेष भूमिका रहती है और इसीलिए इनका नाम तालव्य पड़ा। इसको हम लोग कहते हैं तालव्य। ये भी तालव्य है, ये भी तालव्य है, ठीक है। अब उसके बाद नंबर आया उल्लू और ऊनो। तो ये देखिए दोनों ओठ का कमाल इसमें विशेष रहता है।
तो इसको कहते हैं ओष्ठ। इसको क्या कहते हैं? ओष्ठ या ओष्ठय, दोनों कह सकते हैं, लेकिन ओठ से निकलता है, या हमेशा ध्यान रखिएगा ये दोनों ओष्ठ है। और जो ऋषि है, ऋषि का मतलब ये होता है कि जहां जीभ मुड़ती है, ठीक है, तो जीभ मुड़ने के कारण इसका नाम जो है कि मूर्धन्य पड़ा है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, और भी आगे हम पढ़ाएंगे, जहां भी मूर्धन्य शब्द की बात आए, मूर्धन्य का मतलब होता है कि जीभ वहां मुड़ रही है। आगे अभी और भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जो ए और ऐ है, इसमें कंठ और तालु दोनों की भूमिका होती है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, कंठ और तालु दोनों की भूमिका होती है, इसलिए उसको कंठ तालव्य बोलते हैं। ये भी कंठ तालव्य है, ये भी कंठ तालव्य है। कंठ और तालु दोनों की भूमिका होती है, यह मतलब ध्यान देने की जरूरत है। और ये दोनों है जो ओखल और औरत हो, ओखल ओ जो औरत है उसमें कंठ और ओष्ठ की भूमिका होती है, इसलिए इसे कंठ ओष्ठ कहते हैं। कंठ और ओठ की भूमिका होती है, कंठ ओष्ठ। और ये जो अंगूर है, इसका नाम है अनुस्वार। अनुस्वार, और इसका नाम है विसर्ग। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर स्वरों की संख्या की बात आए, स्वरों की संख्या क्या है? संख्या। तो स्वरों की संख्या, ये दोनों स्वर में नहीं आते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अंगन अह, इस तरह स्वरों की संख्या 11 होती है। यह ध्यान दीजिएगा, स्वरों की जो संख्या होती है 11 होती है। और ये दोनों जो अंग और अह है, यह दोनों एक का नाम अनुस्वार है, दूसरे का नाम विसर्ग है। और साथ में ये भी जान लीजिए, इसके साथ ये भी जान लीजिए कि इन दोनों को अयोगवाह भी कहा जाता है। अयोगवाह का मतलब ये होता है, ये नोट कर लीजिए, इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए कहीं, ठीक है। अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब ये देखो, अनुस्वार विसर्ग दोनों होता है। इसका मतलब ये होता है कि ना ये स्वर में इनका लक्षण मिलता है, ना व्यंजन में मिलता है। साथ साथ आपको हम ये भी बताते चल रहे हैं कि देखिए, जो अनुस्वार होता है, ध्यान दीजिएगा, जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार का मतलब, एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि अनुस्वार का मतलब ये होता है कि जिसमें केवल नाक का प्रयोग होता है। अनुस्वार में क्या होता है? नाक का प्रयोग होता है, नाक का प्रयोग। उदाहरण तौर पे, जैसे एक उदाहरण भी समझ लीजिए कि नाक का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे बोलना है पंकज, पंकज, तो जैसे नाक बंद करेंगे आप, जो पंख वाली ध्वनि नहीं निकालेंगे। तो ये हमेशा ध्यान दीजिए, जहां ऊपर ये बिंदी लगी होती है, जैसे मान लीजिए पंकज लिखना है, तो अब ये जो बिंदी वाला है, इसमें केवल नाक का प्रयोग हुआ है और उसको कहते हैं अनुस्वार। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अनुस्वार का मतलब ये होता है जहां बिंदी लगी होती है वह अनुस्वार होता है। और अनुस्वार के बाद एक और शब्द आता है जो बार बार सुनने के लिए मिलता है, वह है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक भी नाम है, अनुनासिक भी जैसे देखने की मिलता है, यहाँ अनुनासिक ही लिख लीजिए या अनुनासिक, दोनों लिख सकते हैं। अनुनासिक में ध्यान दीजिएगा कि अनुनासिक में, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि अनुनासिक में मुख प्लस नाक, मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है, दोनों का प्रयोग होता है। देखिए, मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है। जैसे आप एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे चांद,
चांद, 5, एक बार हमारे साथ साथ बोल के देखिए, चांद, चांद, जैसे मुंह और नाक दोनों एक साथ काम कर रहा है। पंकज, तो पंकज में नाक काम कर रहा है, मुंह की भूमिका कम रही है। यानी नाक और मुंह, हमेशा इतना ध्यान दीजिए, अनुनासिक का मतलब नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होना चाहिए। और एक तीसरा शब्द आता है, ठीक है, उसको कहते हैं नीर, ठीक है, उसको कहते हैं नीरनुनासिक, नीरनुनासिक। नीरनुनासिक का अर्थ क्या होता है? नीरनुनासिक का मतलब समझिए क्या होता है। नीरनुनासिक का मतलब ये होता है कि केवल मुख का प्रयोग हो, केवल मुख का प्रयोग हो। देखिए, मुख का प्रयोग हो, या ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट जिसमें स्वर का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग इधर लिखते हैं तो ये स्वर डायरेक्ट आया। अब जैसे हम लोग और लिखें, और में स्वर डायरेक्ट आया, ठीक है। तो जिसमें स्वर मुख से निकले, न नाक की भूमिका ना हो, उसमें केवल मुख का प्रयोग हो, उसी को हम लोग नीरनुनासिक कहते हैं। तो नीरनुनासिक का मतलब सीधा सीधा सरल शब्दों में हमें समझने की जरूरत है कि नीरनुनासिक का मतलब क्या होता है कि जिस स्वर में डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए हम लोग अपना लिख दिए, अपना, तो अ का प्रयोग हो गया। नीरनुनासिक दूसरा मान लीजिए आप जैसे लिखा, इसमें भी डायरेक्ट जैसे स्वर का प्रयोग हो गया। उसके बाद मान लीजिए इधर हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ईख हो गया, ये भी जैसे शब्द का प्रयोग हो गया। उसके बाद उधर हो गया, ठीक है। उसके बाद ऊपर हो गया, ठीक। उसके बाद ऋषि भी का कहीं डायरेक्ट, जैसे ऋषि हो गया। तो जितने डायरेक्ट जिसमें हम लोग प्रयोग करेंगे वह नीरनुनासिक है। फिर एक बात सुन ले, अनुस्वार का मतलब केवल नाक का प्रयोग हो, मुख का प्रयोग किसमें होता है? नीरनुनासिक में। और मुख नाक दोनों का प्रयोग किसमें होता है? अनुनासिक में। तो ये तीनों कम से कम एक साथ ध्यान दीजिएगा। और यह तीनों कहाँ से लिया गया है? यहां से हम लोग बढ़े हैं। इसका नाम अनुस्वार है, इसका नाम विसर्ग है, दोनों को मिलाकर अयोगवाह कहते हैं। बाद में विद्वानों ने भेद किया कि इसमें एक अनुस्वार होता है, इसमें जो है कि क्या बोलते हैं, अनुनासिक होता है, और इसमें नीरनुनासिक होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, मुख और नाक में जिसका प्रयोग होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। और ये पीसीएस में कई बार पूछा भी है। तो यह तीनों बातें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। फिर हम लोग जिस क्रम से बढ़ रहे हैं उस क्रम में आगे देखें। अभी देखिए, हम लोग ये जैसे क्रम चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोगों का जो पहला जैसे क्रम था, वह पहला क्रम था कि उच्चारण के आधार पे स्वर के भेद। अब हम लोग दूसरा एक भेद कर ले रहे हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा कह सकते हैं, मात्रा, नोट करिए, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, कम है इसमें लिखा नहीं जा रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा। मात्रा के आधार पर स्वर का भेद। देखिए, जो मात्रा का आधार होता है उसमें हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि एक दीर्घ स्वर होता है और एक लघु स्वर होता है। तो बाद में और भी हम बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग ये थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। और समझेंगे कैसे, थोड़ी सी इसमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना आप लोग जान लीजिए कि जो 4 अक्षर होती है, 4 अक्षर कौन? एक होता है ये इसको जो है कि इसका नाम है, इसको कहते हैं लघु भी कहते हैं और ह्रस्व भी कहते हैं। आवलिक लघु। तो अ और ई, ये भी वही है, लघु है। अ ई छोटा ऊ, ये भी लघु है, ठीक। और एक ऋषि, यह 4 लघु है।
कौन कौन लघु हैं? एक ऋषिरी है, ठीक है, एक ये, बाकी जितने भी आएंगे वो सब दीर्घ होंगे। दीर्घ, 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 फिर उसके बाद आप दीर्घ में आ जाएंगे। दीर्घ, ये भी दीर्घ, फिर ये भी दीर्घ, ये भी दीर्घ, और ये तो मान लीजिए अभी बताए हैं कि ये जो है कि अनुस्वार और विसर्ग है, क्योंकि 11 स्वर हम विशेष रूप से समझेंगे। अब एक बात ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि यह दीर्घ के साथ एक संयुक्त स्वर का भी हम लोग ध्यान देंगे। जब हम लोग संधि विच्छेद पढ़ते हैं वहां पे काम देता है। जैसे देखिए, जो संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त स्वर सही मायने में ये दो स्वरों से मिलकर बनता है, वह संधि में हम बताएंगे। फिलहाल अभी इतना जानिए कि यह इतने तरह के भेद होते हैं, और भी आगे बताते हैं। अब उसके बाद ये हमारी जो जीभ है, जो जीभ की स्थिति है, उसके आधार पे ध्यान दीजिएगा। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा कि 4 ही लघु हैं। एक ये हो गया यानी अ, और उसके बाद छोटी ई, फिर छोटा ऊ, और फिर ऋषि, ये लघु है, बाकी सब दीर्घ है। यह बात को हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। हम लोग शुरू से पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। उसके बाद कॉलम आता है जीभ की स्थिति के आधार पे। जीभ, जीभ की स्थिति के आधार पे हमारी देखिए जो जीभ है, उस स्थिति के आधार पे विद्वानों ने भेद किया है। जीभ की स्थिति के आधार पे, जीभ की स्थिति देखिए, जीभ जो हमारी है वह जिस तरह से स्वर निकालती है उस तरह से हम उस स्वर को, उस स्वर का हम लोग नाम लेते हैं। तो जो पहला है, जो सबसे महत्वपूर्ण है जीभ की स्थिति के आधार पे, केवल एक बात इसमें जरूर ध्यान रखिएगा, वो है इसमें जीभ की स्थिति के आधार पे विद्वानों ने 3 भेद किए। एक जीभ पिछला हिस्सा यानी पश्च, एक अगला हिस्सा अग्र, और एक बीच का हिस्सा मध्य। तो मध्य को केंद्रीय भी कहते हैं, और मध्य में केवल मात्र एक ही है। इसीलिए महत्वपूर्ण है, यह हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि जो ये अ है ये मध्य है, मध्य या केंद्रीय। ये कई बार पूछा भी जा चुका है। इसे केंद्रीय स्वर कहते हैं। अ उन्हें बीच से निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य या केंद्रीय स्वर अ किसके आधार पे? जीभ के आधार पे हुआ है, ठीक है, जीभ के आधार पे हुआ है। उसके बाद जब हम लोग आ बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आ, तो जो आ होता है वह पश्च से, पीछे से निकलता है, ये इसलिए पश्च हो गया। ये आ यानी पश्च पीछे से निकला है। फिर ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों, ये छोटी ई है, यह आगे से निकलता है। ई का मतलब अग्र हो गया। यह जीभ के अगले हिस्सा से निकली है, इसलिए इसे अग्र कहते हैं। फिर उसके बाद जो ऊ है, ये इसमें पीछे की भूमिका होती है, इसलिए इसे, इसका नाम पश्च है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऋषिरी है, ऋषिरी को जैसे कॉलम में विभाजित नहीं किया गया है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से भेद नहीं किया गया है, इसलिए इसको आप लोग हम कॉलम क्या बोलते हैं, विभाजन छोड़कर इसको आगे बढ़ते हैं। अब बाकी जो अय है, अय अगला हिस्सा से निकलता है, अय ए, तो यह जो है कि अग्र का भाग है, ये भी अग्र का भाग है। फिर जो है कि ओ और ओ, ये दोनों पश्च से निकलता है, ये पश्च की भाग है, और उनको हम ये दोनों पढ़ना नहीं है। तो जीभ की स्थिति के आधार पे देखिए, इसमें महत्वपूर्ण क्या है, पूछ चुका है कि कौन केंद्रीय स्वर है, तो यह ध्यान दीजिएगा, अ जो है कि बड़ा महत्वपूर्ण है, यह केंद्रीय स्वर के अंतर्गत में आता है, कई बार पूछा है। यानी जीभ की स्थिति के आधार पे ही जो है कि क्या बोलते हैं, केंद्रीय स्वर का विभाजन किया गया।
अब उसके बाद और 2 कॉलम बनेंगे। इंजॉय करके पढ़िए, बहुत ज्यादा दिमागी प्रेशर ना बनाइए। उसके बाद मुख खोलने के आधार पे, जो हमारा मुख है वो कितना खुल रहा है, मुख खोलने के आधार पे 3 भेद कर दिया गया, सॉरी 4 भेद कर दिया गया। एक विवृत, विवृत का मतलब जिसमें मुंह पूरा खुल जाता है। एक अर्धवृत जिसमें कम खुलता है। एक संवृत जिसमें जीभ हमारी संसराहट से निकलती है। और एक अर्ध संवृत जिसमें कम जो है कि संकरा बनती है जीभ। तो उस आधार पे हम लोग देखें कि कौन सा महत्वपूर्ण है। यानी यह जो है कि मुख विवर, यानी मुख को खोलने के आधार पे, मुख विवर मतलब होता है खोलना, मुख विवर के आधार पे, ठीक है, आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद। अब देखिए इसमें जो पहला है यह अर्ध विवृत आता है। इसका क्या नाम है? अर्ध विवृत। अर्ध विवृत का मतलब जैसे अ, मुंह कितना खोला? कम खोला। अ, मुंह खोलने के आधार पे यह शब्द आया है। तो कितना खुला? अ, मतलब अर्ध विवृत, आधा खुला है। लेकिन एक ही इसमें महत्वपूर्ण है, और वह क्या है? इसका नाम है विवृत। और जो विवृत होता है उसमें पूरा बड़ा सा मुंह खुल जाता है, और उसको बोलते हैं आ। तो आ जब खुलता है तो पूरा बड़ा सा खुल जाता है। और महत्वपूर्ण की दृष्टि से हम बता दें कि इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि यही एकमात्र पूरे स्वर में एक विवृत है, ठीक है। और उसके बाद जो आता है यह है संवृत। संवृत का मतलब जिसमें संकरा मुंह, जैसे ई जब कहेंगे तो संकरा, एकदम मुंह जैसे न पूरा खुल रहा है न बंद हो रहा है, संकरा बन जा रहा है, ठीक है। संवृत, इसका भी वही नाम है, ठीक है, संवृत। और ऊ की भी वही स्थिति है। ठीक। और फिर उसके बाद जो आता है ऋषि रे का, तो आप छोड़ ही दीजिएगा। ऋषि री का कोई सॉरी ऋषि री का कोई वो नहीं है, ठीक है। इसको कॉलम को आप लोग जो है कि क्या बोलते हैं उसको छोड़ के बात करिएगा। ऋषि री को नहीं जैसे क्या बोलते हैं पढ़ना है। अब बच गया ये एड़ी ऐनक है। तो जो एड़ी ऐनक है यह अर्ध संवृत के अंतर्गत आएगा। यह अर्ध संवृत का मतलब ये होता है अर्ध संवृत। ओ जैसे जीभ खुल रही है, मुंह बंद हो रहा है, लेकिन संकरा कम हो रहा है, ओ, ठीक है, अर्ध संवृत। उसके बाद फिर ये भी जो है कि ये भी जो है कि अर्ध संवृत, लेकिन जो अय है वह अर्ध विवृत के रूप में आएगा। और फिर ये दोनों जो है कि अर्ध संवृत और ये अर्ध विवृत। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये मुख खोलने के आधार पे बना है, मुख खोलने के आधार पे, ठीक है, मुख खोलने के आधार पे बना है ये। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है? ये विवृत, यानी जो जो ये सॉरी थोड़ा सा ये बड़ा हो गया था, हम ध्यान नहीं दिए हैं। ये इस लाइन में आना चाहिए था लेकिन आ नहीं पाया है। अब इतना ही समझ जाइए कि ये जैसे क्या बोलते हैं ये अ के अंतर्गत आएगा। थोड़ा सा फिर मिटा के हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख दिए थे, ध्यान नहीं आया। कॉलम बना लीजिए, कुछ करना नहीं है।
ये है क्या कह रहे थे, मुख विविर के आधार पे, मुख विविर के आधार पे, ठीक है। और हम लोग भूल गए थे, यह जो अ है यह क्या है, यह इसको कहते हैं अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत। महत्वपूर्ण क्या था, महत्वपूर्ण इसमें एक ही था, वो था आ, क्योंकि इसका नाम है विपरीत, जिसमें पूरा मुंह खुल जाता है। यह तीसरा क्या था, यह तीसरा जो था संवृत था, वही हाल चौथा भी संवृत है। और ये जो है कि क्या बोलते हैं, ये भी संवृत है, ये सब संवृत है, ठीक है। ये भी जो है कि क्या बोलते हैं, ये जो ऊ है ये भी संवृत है। ये ऋषि ने को छोड़ ही दिए हैं, ऋषि ने को कोई मतलब नहीं है। अब जो आय है, आय जो है कि अर्ध संवृत है, अर्ध संवृत, ठीक है। और ये जो आय है ये अर्ध विवृत, और फिर वही हाल, फिर उसमें भी वही है, ये है अर्ध संवृत और ये है अर्ध विवृत। अब इसमें देखिए, केवल बस इसमें महत्वपूर्ण वाला एक अंश जरूर जानकारी रखिएगा, विपरीत। विपरीत, विपरीत का मतलब आ होता है, यह हमेशा ध्यान दीजिएगा, विपरीत का मतलब आ। यह विपरीत पूछा है कई बार कि इसमें विपरीत स्वर क्यों है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो संवृत है वो 4 है, 1 2 3 4, यानी ये जो है कि क्या बोलते हैं, ये इमली, ईखी, उल्लू, उनु, ये चारों संवृत में आते हैं। जो ये एड़ी है ये अर्ध विपरीत में है, ठीक है, एड़ी ये अर्ध विपरीत में है। फिर उसी तरह जो ऐनक है यह अर्ध विपरीत में है, फिर ओ है अर्ध संवृत में है, और जो आ है वह अर्ध विपरीत में है। और एक अंतिम जिसकी हम लोग क्या बोलते हैं, अब यह लास्ट जिसको हम लोग ओठों के आधार पे, ठीक है, ओठ की स्थिति के आधार पे, ओठ यानी ओष्ठ की स्थिति के आधार पे, ठीक है, ये अंतिम है ओठों की स्थिति। ओठों देखिए, जो आपका ओठ है वह गोल होता है या वृत्तकार होता है और अर्धवृत्तकार होता है, इसी के आधार पे इसका जैसे चर्चा किया गया है। तो देखिए जो अ होता है, अ न पूरा गोल हुआ न पूरा कम हुआ, तो अ को, ठीक है, उदासीन में विद्वानों ने रख दिया, उदासीन, ये किसी में नहीं गया। लेकिन जो आ है, आ जो आ है, ठीक है, आ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो आ है वह, ठीक, अवृतमुखी है, अ वृत्त नहीं बना। उसी तरह जो ई है इसमें विपरीत नहीं बनता है, छोटी ई में विपरीत नहीं बनता है, यानी तीनों यह अवृत। अवृत का मतलब ये हो गया है, अवृत मुखी का मतलब ये हो गया है कि ओठ की स्थिति में कोई गोलाकार नहीं आया, तो ये तीनों में नहीं आता है, न आ में आता है, न छोटी ई में आता है, न बड़ी ई में आता है, ये तीनों में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन उल्लू उन में देखिए, ऊ में ओठ क्या हुआ, गोल हो गया, ऊ तो दोनों में ओठ क्या हुआ, गोल हुआ। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो उल्लू और ऊन हुआ है वह जो है कि वृत्तमुखी है, वृत्तमुखी, यह क्या है, वृत्तमुखी, मतलब इसमें वृत्त बनता है, ठीक है। इसी तरह ये भी वृत्तमुखी है। बाकी फिर आप जैसे ये ऋषि रेखा तो छोड़ ही देना है, इसको किसी में नहीं रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर दोनों जो है कि एड़ी है और ऐनक है, यह अवृतमुखी है,
अवृतमुखी इसलिए होंगे क्योंकि एड़ी ऐनक में कोई वृत्त नहीं बनती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ओखल ओ और औरत उन पहुंचते हैं ओ, तो इसमें क्या हुआ, ओठ वृत्त बनने लगा। तो यह जो दोनों है वह जो है कि वृत्तमुखी है। देखिए साधारण से हम यह चर्चा हम लोग कर सकते हैं, फिर एक बार देख लेंगे। इसमें यह हम लोग ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए क्या क्या अभी तक पूछा गया है जो सबसे महत्वपूर्ण है। स्वरों की संख्या 11 है, ये कई बार पूछा जा चुका है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, ये कई बार पूछा जा चुका है। और इसी तरह जैसे हम लोगों से ये कई बार पूछा जा चुका है कि अयोगवाह कौन है, तो ये दोनों अक्षर अयोगवाह है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है उसमें हम बिंदु दे रहे हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो लघु स्वर है इनको ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय स्वर बार बार कई बार पूछा जा चुका है कि केंद्रीय स्वर कौन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो केंद्रीय स्वर हमेशा अ है और जीभ की स्थिति पे उसका विभाजन किया गया है। और मुख में ये विपरीत, क्योंकि बाकी आपको संवृत्त भी 4 है, अर्धविपरीत भी 4 है, ये सब थोड़ा सा कह सकते हैं कि कई है, विवादित है। लेकिन यह विवृत जिसमें पूरा मुंह खुल जा रहा है, पूरा हो जा रहा है, तो यह विवृत जो है यह कई बार पूछा जा चुका है और विपरीत आ को कहते हैं, यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जो ये ओंठ की स्थिति है, ओंठ आप ऐसे भी हिला सकते हैं और ओंठ को आप जान सकते हैं कि ओंठ की स्थिति गोल है। अरे अगर आ निकला तो ओंठ नहीं गोल हुआ, ई निकला तो ओंठ नहीं गोल हुआ, अब निकला ऊ जो है कि ओंठ गोल हो गया, ओ जो ओंठ गोल हो गया। तो इसी ओंठ के गोलाई के आधार पे इसका विभाजन किया है। इसीलिए इसे वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब जिसमें ओंठ गोल होता है, अवृत्तमुखी का मतलब जिसमें ओंठ गोल नहीं होता है। उसी तरह जैसे विपरीत, एक बार समझ लीजिए, विपरीत का मतलब होता है मुंह खोलना, यानी मुंह खुला हुआ। तब विपरीत में आ मुंह खुल गया, बाकी में जैसे अर्ध विपरीत अ तो मुंह खुला लेकिन आधा खुला। संवृत्त का मतलब जिसमें सनसनाहट होके आती है, जैसे ई, तो ई सनसनाहट होके आती है, संकरा जीभ में बन जाती है। इस आधार पर इसे संवृत्त। ई, छोटी ई, उल्लू, ऊनु सब में जैसे सनसनाहट हो रही है, ठीक है। फिर अर्ध संवृत्त में जैसे आधा सनसनाहट होती है। यह दोनों को ध्यान रखने की जरूरत है। एक बार एक चार्ट आप बना लीजिएगा और यह चार्ट बनाने के बाद, जैसे हम तो एक ही कलर से बनाए हैं, लेकिन आप 4-5 कलर से बना लीजिएगा और आप अपने रूम में उसको कहीं टांग दीजिएगा। कई बार देखते रहेंगे, आपको कभी नहीं भूलेगा कि स्वर के कितने भेद हैं। आज बस स्वर के भेद, कल हम व्यंजन के भेद के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।